भारतीय रुपए की कीमत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट। रुपया पहुंचा अपने न्यूनतम स्तर पर। रुपया बना एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत और भी गिरने का अंदेशा। जब रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत भी गिरती है। कभी ऐसा कहा था नरेंद्र मोदी ने, और आज जबकि नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की कीमत और इज्जत दोनों गिर रही है तो हर तरफ है बस खामोशी। वैसे रुपए की गिरती कीमत से प्रधानमंत्री की इज्जत गिरे न गिरे, लेकिन देश की इज्जत जरूर गिरती है। और वो इसलिए भी कि आमतौर पर किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय साख तय होती है उस देश के करेंसी की मजबूती से और साथ में उसके पासपोर्ट की रैंकिंग से। और आज इंडिया का रुपया भी गिर रहा है और ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग भी पिछले 10 सालों में गिरी ही है। और अब सबसे भयावह खबर तो आ रही है ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के हवाले से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF लगातार गिरते जा रहे भारतीय रुपए को स्थिर मुद्रा से नीचे धकेलकर क्रॉलिंग श्रेणी में डालने जा रहा है। आखिर क्या मायने हैं रुपए की गिरती कीमत की और कैसे ये असर डाल रहा है हमारी और आपकी जिंदगी पर? क्या है भी कोई कारगर उपाय देश की गिरती करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय साख को बचाने का? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। किसी भी देश की करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय गिरावट कोई मामूली घटना नहीं है। यह बस आंकड़ों का एक ऑप्टिक्स नहीं है, बल्कि रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत यह बताती है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, घरेलू बाजार में आम लोगों के लिए महंगाई का क्या आलम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी साख कैसी है और देश में कितना विदेशी निवेश FDI आने की संभावना है और क्या हाल है भारतीय रुपए का। इस वीडियो को शूट करते समय रुपए की एक शार्प 1% डिक्लाइन ने इसे पहुंचा दिया है डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 49 पैसे तक। और इस बीच एक और सच जो आपको जानना जरूरी है वो ये कि अक्टूबर के महीने में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी रहा है 11.8%, जो कि डॉलर टर्म्स में बना 41.68 बिलियन। एक नजर डालें रुपए की गिरती अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर तो पिछले 10 सालों में तो रुपए की कीमत लगातार ही गिरती रही है और आज एशिया की वर्स्ट फाइनेंशियल करेंसी के तौर पर भारतीय रुपए की रैंकिंग की जा रही है क्रॉलिंग मुद्रा के तौर पर। क्या होती है क्रॉलिंग मुद्रा? क्रॉलिंग मुद्राएं वे होती हैं जिनके लगातार गिरने से उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती रहती है और IMF उनके विनिमय दर एक्सचेंज रेट को लगातार बदलता रहता है, असल में तो नीचे ही गिराता रहता है। अभी भारत के रुपए को छोड़ सिर्फ अर्जेंटीनियन पेसो और बांग्लादेश का टका ही क्रॉलिंग करेंसी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रुपया तक इसमें शामिल नहीं है। यह भी याद दिला दूं कि सोचता नहीं हूं कर देता हूं टाइप की देश की राजनीति में नोटबंदी और करीब 100 बदलावों वाले GST के चलते भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में थी। 2023 तक IMF की फ्लोटिंग श्रेणी में थी, उसके बाद ही स्थिर श्रेणी में आई थी। अगर IMF ने यह फैसला कर दिया तो पहले से तबाह भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी खाई में लुढ़क जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान निर्यातकों और आयातकों को होगा। निर्यातकों को दाम कम मिलेंगे और आयातकों को ज्यादा देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के लिए भी यह एक बड़ा झटका साबित होगा। 2025 में भारतीय रुपए का यह अवमूल्यन कई वजहों से हुआ है और इसमें इंडिया का डॉलर डिपेंडेंस, तेल और सोने की आयात मांग में तेजी, विदेशी निवेशकों का निकलना और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं मुख्य वजह रही। इसी बीच देश की घरेलू आर्थिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में कमी, एक्सपोर्ट एफिशिएंसी की कमी, इंपोर्ट डिपेंडेंस और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन कम होने जैसे फैक्टर्स ने भी रुपए को कमजोर बनाए रखने में योगदान दिया। एक नजर पिछले 5-10 सालों में रुपए के अवमूल्यन के ट्रेंड को देखने से ऐसा लगता है कि रुपए की यह गिरावट टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है। भारतीय रुपया 2014 में डॉलर के मुकाबले में 60 रुपए का था और तब से ही लगातार तेजी से गिरा है। कोविड की महामारी के समय भी यह रुपया 74 रुपए पर था, लेकिन अब यह 90 को टच कर रहा है। कुल मिलाकर यह कि पिछले 10-12 सालों में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगभग 30 से 40% गिर चुकी है।
विशेषकर 2014 से 2025 की अवधि में एक्सचेंज रेट 60 से बढ़कर आज 89 तक पहुंच चुकी है। यह रुपए का पर्याप्त अवमूल्यन दर्शाता है। इस अवधि में डेप्रिसिएशन की औसत दर एनुअल एवरेज डेप्रिसिएशन लगभग 3 से 4% प्रति साल रही। सवाल यह है कि आखिर भारतीय रुपया इतनी कमजोर क्यों बन रहा है? भारतीय रुपया गिरना यानी इसके अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन के पीछे कई कारण हैं और ये कारण आंतरिक, इंडिया स्पेसिफिक और वैश्विक, ग्लोबल दोनों ही हैं। वैश्विक कारण की तरफ देखें तो सबसे पहला कारण है यूएस डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो उसके मुकाबले अन्य मुद्राएं जैसे रुपया दबाव में आ जाती है। 2025 में डॉलर मजबूती, अमेरिका में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं में भी डॉलर की मांग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कम नहीं हुई, जिससे कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में कमजोरी आई। आखिर अमेरिका ही है आज विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। दूसरा है वैश्विक निवेश प्रवाह, कैपिटल फ्लोज में बदलाव। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता अमेरिका या अन्य विकसित देशों में बेहतर निवेश रिटर्न या जोखिम भय के माहौल में विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इससे रुपए डॉलर विनिमय की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपया गिरता है। तीसरी वजह है क्रूड ऑयल और कमोडिटी कीमतों में उछाल। भारत जैसे देश जिसकी आयात निर्भरता तेल, गैस, मेटल्स, मशीनरी आदि पर ज्यादा है, जब इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो डॉलर की मांग बढ़ती है। 2025 में इन सब में ही डिमांड बढ़ने का असर रहा रुपए पर। ये तो हैं वैश्विक कारण जो बना रहे हैं भारतीय रुपए को कमजोर। अब अगर भारत से जुड़े इंटरनल कारणों की तरफ देखें तो सबसे अहम है व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, जो कि आयात निर्यात के असंतुलन को दिखाता है। यदि देश निर्यात के मुकाबले अधिक आयात करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर डॉलर की मांग ज्यादा होती है। भारत में तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का भारी आयात है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होता है। विदेशी निवेश, एफआईआई, एफपीआई का बाहर जाना दूसरी वजह है। जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालते हैं, इससे फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो होता है, तो उन्हें रुपयों को डॉलर में बदलना पड़ता है। यह रुपए की मांग को कम करता है और मूल्य गिराता है। देश की बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन और आर्थिक नीतियां भी हैं जिम्मेदार। अगर भारत में महंगाई अधिक है या आर्थिक नीतियां ऐसी कि विदेशी निवेश आकर्षित ना हो, तो मुद्रा की स्थिरता मुश्किल होती है। इससे रुपया डिमांड सप्लाई के आधार पर कमजोर हो सकता है। घरेलू व बाहरी देनदारियां, फॉरेन डेट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज एक फैक्टर है। अगर देश या कंपनियां विदेश से डॉलर में कर्ज लेती हैं तो रुपए की गिरावट उनके लिए महंगी हो जाती है। इस जोखिम के कारण निवेशक सतर्क हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान रुझान को देखते हुए भारतीय रुपए के भविष्य का अनुमान क्या है? अगले 2 से 5 साल में रुपया कहां जा सकता है? वैसे तो किसी भी मुद्रा को लेकर भविष्यवाणी करना पूरी तरह से रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कई फैक्टर्स जैसे कि वैश्विक आर्थिक हालात, तेल की कीमत, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, घरेलू नीतियों आदि पर निर्भर करता है। फिर भी मौजूदा रुझानों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर कुछ संभावित दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। रुपए को लेकर अभी इतना कहा जा सकता है कि 2025 में रुपए की सबसे तेज गिरावट के बाद भी यह रुपए का बॉटमिंग आउट अभी नहीं हुआ है और इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, एक्सपोर्ट डीग्रोथ, इंपोर्ट डिपेंडेंस और इन्फ्लेशन को देखते हुए रुपया अभी और भी नीचे जा सकता है। इंडिया में तो रुपए को लेकर जितने एडवर्स फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, उतने ही आज इंटरनल भी हैं। अगर वैश्विक हालात खराब रहे, जैसे डॉलर मजबूत रहा, तेल कमोडिटी की कीमतें फिर बढ़ी या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत से पैसा निकालते रहे, तो रुपए पर दबाव फिर से आ सकता है। आज के हालात को देखते हुए तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में धीरे धीरे गिरावट जारी रहने की संभावना है। अगर भारत का व्यापार घाटा, आयात निर्भरता, विदेशी कर्ज, महंगाई, ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज में सुधार नहीं हुआ, तो साल दर साल 1 से 3% की डेप्रिसिएशन जारी रह सकती है। बहुत हद तक देश की नीतियां, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अहम भूमिका निभाएगी। यदि रिजर्व बैंक और सरकार चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना, निर्यात उन्मुख नीतियां, विदेशी निवेश आकर्षित करना आदि सही कदम उठाते हैं, तो रुपए की गिरावट रोकी जा सकती है, वरना गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है।
अब यहां आपके मन में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर डॉलर के महंगे होने से ही रुपए कमजोर हो रहा है, तो हम अपना डॉलर डिपेंडेंस कम क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या फर्क पड़ता है डॉलर महंगा होने से आम देशवासियों को? फर्क पड़ता है, खासकर इंडिया जैसे देश में जहां की हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल स्लोगन के लिए और आम लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए तो यह कहना आसान है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन कैसे? आखिर हमारे पास है क्या ज्यादा? नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं या टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं? क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने कोई ऐसा इनोवेशन किया है जिसकी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड हो? भारत कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे बहुत से सामान आयात करता है। जब रुपया गिरता है तो इन्हें खरीदने के लिए अधिक रुपए देने पड़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, मोबाइल, गाड़ियां आदि सब महंगे हो जाते हैं। डॉलर के रुपए के मुकाबले मजबूत होने से और रुपए की गिरती कीमत से इंपोर्टेड सामान महंगा होने से बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इससे आम लोगों की जेब पर असर और खर्च बढ़ता है। विदेशी कर्ज, फॉरेन डेट बढ़ जाता है। अगर देश या कंपनियां डॉलर में कर्ज लेती हैं तो रुपए की गिरावट से उन्हें अधिक रुपए में कर्ज चुकाना पड़ता है। इससे सरकारी और निजी वित्तीय बोझ बढ़ता है। हाँ, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब रुपया कमजोर होता है, तो विदेशी ग्राहकों के लिए भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाते हैं। आईटी सेवाएं, वस्त्र, दवाइयां आदि क्षेत्र में निर्यात बढ़ सकता है। लेकिन यह लाभ तभी होगा जब वैश्विक मांग अच्छी हो। आज भारत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट चाइना तो छोड़िए, बांग्लादेश से लेकर वियतनाम तक छोटे छोटे देश करने लगे हैं। रुपए के कमजोर होने से विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई पर भी असर पड़ता है और विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे कम डॉलर में पैसा वापस पाएंगे अगर रुपया कमजोर होता चला गया तो। इससे शेयर बाजार में गिरावट दर्ज होती है और निवेश कम हो जाता है। कुछ लोग यहां पर यह कहेंगे कि पर्यटन पर पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो उन्हें फायदा होता है और भारत सस्ता पड़ता है। लेकिन यहां यह याद रखना होगा कि भारतीयों के लिए विदेश यात्रा महंगी हो जाती है और इंडिया आज भी टूरिज्म डेस्टिनेशन की लिस्ट में बहुत नीचे है। लगातार रुपए का गिरना बाजार में अनिश्चितता बढ़ाता है, उद्योगों की योजना प्रभावित होती है, व्यापारियों का भरोसा कम होता है, जो कि आज देखा जा सकता है इस बात से कि देश में डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है। संक्षेप में, रुपए की लगातार और तेज गिरावट देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। नुकसान यह है कि महंगाई बढ़ती है, आयात बिल बढ़ता है, विदेशी कर्ज महंगा होता है और निवेश में कमी हो जाती है। निर्यात और पर्यटन को कुछ हद तक लाभ हो सकता है, लेकिन मेरी राय में तो रुपए की यह गिरावट संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल है। यह गिरावट केवल मौजूदा आर्थिक झटकों जैसे तेल की कीमत, डॉलर की मजबूती का परिणाम ही नहीं है, बल्कि यह भारत की आयात निर्भरता, निर्यात संरचना, विदेशी निवेश प्रवाह और मौद्रिक नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। दीर्घकालिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं ये, और यदि हम चाहते हैं कि रुपए की मजबूती लौटे तो सिर्फ आर्थिक शॉर्ट टर्म सुधार से काम नहीं चलेगा। दीर्घकालिक आर्थिक नीतियां और संरचनात्मक सुधार भी बहुत जरूरी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम यह स्वीकार भी कर रहे हैं कि भारतीय रुपए के लगातार गिरने की वजह जितनी जियो इकोनॉमिक है उतनी ही इंटरनल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है, या फिर हमेशा की तरह हम डिनाइल में ही रहेंगे और देखेंगे रुपए को डॉलर के मुकाबले सेंचुरी लगाते हुए। अब इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए भी तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है। सो बेहतर ऑप्शन शायद यह है कि हम नया नैरेटिव तैयार करें और रुपए की सेंचुरी पूरी होने पर इसके फायदे गिनाने लगें। लेकिन जिनको रुपए की गिरती वैल्यू एक राष्ट्रीय शर्म महसूस हो रही है, जो ये समझ पा रहे हैं कि ये करेंसी डिवैल्यूएशन देश के आम नागरिकों के मुंह से निवाला छीन रहा है, वो अपनी राय और अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। शुक्रिया।